स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। आप सभी को पता है कि मैं डेली 8:30 बजे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेके आता हूं और आज का पेपर है मई 2012 का पेपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने सीरीज मैंने करा रखे हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आई गारंटी कि अगर 5 जुलाई को आपका पेपर होता है इसमें से क्वेश्चन 101% जरूर फंसेंगे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे मैं जल्दी से स्टार्ट कर सकूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और चैनल पे नए आ रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दो, हमारी लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे ट्रिक से आप इसको सही कर दोगे। ठीक है, पढ़ता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, यानी कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने कि हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अब जो पहला ऑप्शन है वो हमेशा करेक्ट होगा। अब जिसमें पहला नहीं है मैं उसको मिटा देता हूं। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है केवल दूसरा और चौथा, ये तो हमारा गलत हो गया पूरी तरीके से, यानी कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब किसमें किसमें पहला है तो या तो दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा होगा। मैं दूसरा पढ़ता हूं ऑप्शन। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत बात ये लिखी गई है। ठीक है, जो हाथी होते हैं वो 2 से 4 घंटे ही सोना पसंद करते हैं। तो जो जिसमें जिसमें दूसरा ऑप्शन है उसको भी हम गलत कर देंगे। देखिए जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको भी हम कट कर देंगे। अब हमारे पास से 2 ऑप्शन बचा है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाला कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही बात लिखा गया है। इसका मतलब तीसरा तो 100% सही होगा। अब किसमें तीसरा है, देखिए सिर्फ थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस थर्ड ऑप्शन में ही तीसरा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है एग्जाम में करना है। इससे आपका जल्दी भी हो जाएगा और कोई पॉइंट अगर आप भूल रहे हो तो वो भी आप नहीं भूलोगे और ऑप्शन और क्वेश्चन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आपको समझ में आ गई है तो एक बार प्लीज लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 और इसको भी मैं कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूं, सिर्फ एक वर्ड पढ़ूंगा और पूरा मैं क्वेश्चन सही कर दूंगा। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो कौन सा सही कथन होगा, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं डी ऑप्शन ही पढ़ ले रहा हूं आपके सामने कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। बिल्कुल गलत बात लिखी गई है। जो मधुबनी है वो चित्रकला के बारे में बताता है, कहाँ का, ये बिहार के बारे में बताता है। तो डी ऑप्शन आपका तो गलत हो गया। अब जिस जिस भी ऑप्शन में डी ऑप्शन है आप उसको कट कर दो। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी डी दिखा है, इसको भी मैंने कट कर दिया। सेकंड में भी डी दिख रहा है, इसको मैंने कट कर दिया। थर्ड ऑप्शन में भी डी दिख रहा है, मैंने इसको भी कट कर दिया। यानी कि तीनों मैंने कट कर दिए। बचा क्या, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बचा। अब मुझे कोई और ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं। यही फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। किसी एक ऑप्शन को पढ़ना है और ऑप्शन में एलिमिनेशन का स्टेप लगाना है। कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कभी भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझा देता हूं ऑप्शन पढ़ करके कि क्या चीज थी, वो तो मैंने आपको आंसर बता दिया, आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने था कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बिहार में जब कभी भी कोई त्योहार होता है वहां पर इस तरीके की मधुबनी पेंटिंग को जो है बनाया जाता है और हल्दी, फूल, पेड़ के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सामने है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां, यही सब कुछ जितना चीज मैंने बोली है ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, अपनी दीवारों पे बनाते हैं और अपने जो भी उनका फेस्टिवल होता है उसको वो मनाते हैं। सी ऑप्शन आपके सामने है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही पुरानी चित्रकला की है। राम सीता के टाइम की है ये चित्रकला और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। बिल्कुल सही बात ये लिखी गई है। ठीक है, तो जो भी था मैंने आपको समझा दिया और ऑप्शन को हमेशा एलिमिनेट करने की आप आदत डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक सीरीज कराई थी, वो फरवरी वाली सीरीज जो मैंने कराई थी पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन था और आज मैं जो पेपर करा रहा हूं इसमें भी ये सीरीज में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। आई गारंटी के साथ मैं कहता हूं जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको बता दूं कि 50% से अबव क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं इसका कि शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कौवा। जो होता है वो पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी होती है वहां पर अपना घोंसला बनाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 कि पोचमपल्ली एक गांव है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखा है, थोड़ा सा जूम करता हूं कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कपड़ा एक साड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं पोचमपल्ली साड़ियां। ठीक है, पोचमपल्ली में बनी होती हैं वो साड़ियां, पोचमपल्ली में बने होते हैं वो कपड़े, इसीलिए उसका नाम है पोचमपल्ली। और ये बने होते हैं कहां पर? ये आंध्र प्रदेश का एक गांव है। पूरा गांव इसी तरीके के बिजनेस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पोचमपल्ली रखा गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 और रेगिस्तानी ओक का क्वेश्चन एक बार फिर से एक सीरीज में आ गया है। जितनी सीरीज मैंने कराई है हर सीरीज में रेगिस्तानी ओक का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके करने के तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, ये जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अब जिसमें जिसमें ए ऑप्शन नहीं है मैं उसको मिटा देता हूं, तो सिर्फ सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें ए नहीं है तो मैंने इसको अब मिटा दिया। ठीक है, ये तो सही नहीं हो सकता। अब मैं बी ऑप्शन पढ़ता हूं, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। बिल्कुल गलत बात लिखी गई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पेड़ जो है टहनियों से नहीं लटकती इसकी जड़ें। तो बी वाला हमारा गलत हो गया, तो जिसमें बी है मैं उसको मिटा देता हूं। देखिए, पहले में भी बी लिखा गया है और चौथे में भी बी लिखा गया है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा सही हो जाएगा और मुझे कोई ऑप्शन ना ही पढ़ने की जरूरत है ना ही चेक करने की जरूरत है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कि अबू धाबी के विषय में कौन सा सही कथन है उसको चुनना है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहले मैं डी ऑप्शन को पढ़ रहा हूं कि अबू धाबी की मुद्रा रुपया को दिनार कहते हैं। बिल्कुल गलत बात लिखी गई है, दिनार नहीं कहते हैं, वहां की मुद्रा को हम दिरहम कहते हैं। तो डी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आप देखिए, जो पहला है और दूसरा है और तीसरा है, इन तीनों में डी ऑप्शन था, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, मैंने इसको मिटा दिया। अब बचा क्या? सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बचा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सिर्फ 10 सेकंड में मैं इसके आंसर को ले आया, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पूरा ऑप्शन पढ़ देता हूं। आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल गया कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं सारे ऑप्शन। देखिए, सेकंड ऑप्शन था अबू धाबी में पेट्रोल, जो पानी होता है पेट्रोल से भी महंगा है। बिल्कुल सही है, वो पेट्रोल वहां पे ज्यादा होता है इसलिए पेट्रोल वहां पे सस्ता है और पानी वहां पर महंगा। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही बात लिखी गई है। जो अबू धाबी है वहां की जो स्थानीय भाषा है वो क्या है? अरबी है। ठीक है, और डी ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है कि यहाँ का जो वो रुपया है वो क्या है? दिरहम है। ठीक है, और ए ऑप्शन क्या लिखा है? यहाँ यह रेगिस्तानी इलाके में है, ये भी सही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसीलिए वहां पर पानी की कमी है। ठीक है, तो ए, बी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ इसका सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो मुझे मेरी थोड़ी सी फीस दे दीजिए और लाइक बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67 कि कुछ जानवर रात में जगते हैं, ये जानवर हर चीज को किन रंगों में देखते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफेद, या फिर लाल और संतरी। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई एक को भी नहीं छोड़ रहा हूं, सभी के रिप्लाई मैं जो है वहां पे कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा काला और सफेद, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो भी जानवर रात में जो है जगते हैं, या फिर कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात में जगते हैं, उनको हर चीजें क्या है? काली और सफेद दिखाई देती हैं, तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 और मैंने क्वेश्चन नंबर 68 को स्किप कर दिया है क्योंकि एक फिगर वाला क्वेश्चन था जो कि यहां पर आपको समझा पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जो भी नए लोग जुड़ते जाइए, प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार जो है प्रीवियस ईयर के पेपर ही आप करा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मृत सागर क्या है, यानी कि डेड सी क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ये बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है, पानी जहरीला नहीं होता है, इसका पानी बहुत ही नमकीन होता है और खारा होता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसा सागर जो सभी महासागर व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है। ठीक है, कुछ हद तक ये सही है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से उठते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहाँ हाई टाइड्स और लो टाइड्स की कोई बात नहीं है। तीसरा भी आपका पूरी तरीके से गलत है। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है, नहीं, बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है, जहाज वहाज चलाना वहां पर बिल्कुल खतरनाक नहीं होता। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन दिख रहा है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे सुटेबल हमारा यही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यानी कि सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 और अब यहां से थोड़े से बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट करिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय, यानी कि एक लड़की है अंजलि, वो किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही है, किसके बारे में, फूड के बारे में पढ़ा रही है, खाने के बारे में पढ़ा रही है, ठीक है। सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है, जो वहां की कल्चरल चीजें हैं, जो बच्चे जिस भी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, कुछ बच्चे जैसे बंगाली होते हैं, कुछ गुजराती होते हैं, ठीक है, तो वो हर अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जानी चाहिए, यानी कि लर्निंग टेक्निक कैसे बताई जाए फूड के बारे में, ये अंजलि जो है बच्चों को कैसे समझाएगी, यही ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। पढ़ता हूं ऑप्शन कि विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या करना। अगर देखिए, अगर टीचर जो है अलग अलग तरीके के चार्ट का यूज करता है क्लासरूम में तो बच्चा तुरंत तो सीख जाएगा, बट वो फिर आगे चल करके भूल जाएगा कि सर ने जो है किस तरीके से जो है चार्ट से हमको समझाने की कोशिश किया था। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड की तरफ कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। अगर फूड के बारे में हमको समझाना है किसी को, देखिए अलग अलग बच्चा अलग संस्कृति का होता है, कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई हर अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग लोग खाना खाते हैं। अगर उस खाने को हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे और समझाएंगे कि हमारे यहाँ इस संस्कृति के खाने बनते हैं, ये पोहा है, ये यहाँ पर बनता है, ये आपके सामने ढोकला है, ये गुजरात में बनता है, इसको ऐसे बनाते हैं, तो इस तरीके से बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। बच्चा इससे समझ नहीं पाएगा। अगर उसको बुक से समझना होता तो उसको टीचर को इस तरीके से प्रैक्टिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यवसाय। ये तो पढ़ते ही रॉन्ग हो गया। किसी बाहर से अगर कोई बना रहा है खाना, उसको हम बुलाएंगे तो वो समझा ठीक से नहीं पाएगा और ना ही बच्चा समझ पाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े बड़े हैं और ये क्वेश्चन कोई मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ पेपर को ही उठाया है और पेपर को ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन हो रहे हैं उसको समझा रही है कोई एक टीचर है अपने विद्यार्थियों को, कि उस समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। कोई टीचर है, प्रीति वही समझा रही है प्रदूषण पर और वो ज़्यादा उस पर बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो भी उसका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, कौन सबसे सुटेबल होगा, वही इसमें पूछ रहा है। ऑप्शन पढ़ रहा हूं कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर। चार्ट कभी बच्चा बनाएगा या फिर टीचर समझाएगा तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। बी ऑप्शन पढ़ रहा हूं कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, ठीक है। सिर्फ नदी दिखा देने से ही पोल्यूशन बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन पढ़ रहा हूं कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा कि उनसे कहना कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बच्चा क्या होगा, अलग अलग जगह पे जा करके पोल्यूशन को देखेगा, वहां से जानकारी को इकट्ठा करेगा और वो ज्यादा सीख पाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर भाषण देना होता तो टीचर खुद भाषण दे सकती है, उसको किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 72। थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन है और ये भी ऑप्शन से मैं एलिमिनेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए, नेहा कक्षा 5 के ईवीएस के विषय में दी गई जानकारी के मूल्यांकन की तकनीक का प्रयोग करती है, ठीक है। यानी कि असेसमेंट कर रही है और टेक्निक यूज कर रही है क्लास 5 के बच्चों के लिए। ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके सामने कि हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटीज का असेसमेंट करना, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन या फिर मौखिक परीक्षा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, जो सेकंड ऑप्शन है गृह कार्य मूल्यांकन, जो होम असाइनमेंट अगर हम दे देंगे तो बच्चा उतनी ध्यान से नहीं पढ़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन जिसमें है आप उसको मिटा दो। देखिए, पहला मैंने मिटा दिया, तीसरा मैंने मिटा दिया, चौथा मैंने मिटा दिया, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ सेकंड
सेकंड ऑप्शन ही बचा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, और पहला और चौथा कौन सा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ठीक है, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटीज, जो भी उनके हाथों हाथ एक्टिविटीज हो रही हैं उसका मूल्यांकन करना कि भाई आपने किया क्या, खुद क्या किया, इसका मूल्यांकन करना। तो पहला तो हमारा सही है। ठीक है, गृह कार्य मूल्यांकन मैंने आपको बताया बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गृह कार्य मूल्यांकन बच्चों पे जो टीचर होते हैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं बच्चा प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है, किससे करवा रहा है। ठीक है, जब ग्रुप होगा तो वो सही करेगा, लेकिन अगर वो अकेले कार्य दे देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। सी ऑप्शन है कि परियोजना कार्य मूल्यांकन यानी कि प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, बच्चा अकेले प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, हमें यहां पर अगर ग्रुप वर्ड दिया होता तो ये सही होता, यहां पर ग्रुप वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी मौखिक परीक्षा हम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम उससे कहेंगे कि आप हैंड ऑन एक्टिविटीज आपने कैसी की, तो ये क्या होगा, बच्चा बताएगा, ओरली बताएगा कि हाँ सर, हाँ मैम मैंने इस तरीके से किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या होगा, जो पहला और चौथा होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके सामने कि पुनर्वर्ती और प्रबलीकरण यानी कि रिवीजन और रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई कि उनको रिवीजन करने के लिए कहा जाए, पॉल्यूशन से लेके उनको रिवीजन की जरूरत नहीं है ईवीएस के लिए, तो ये तो हमारा गलत हो गया 73 का। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन को कि मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग का भी कोई कंसेप्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन पढ़ते हैं विस्तारित अधिगम यानी कि चैलेंज और एक्साइटमेंट उनको करा करके लर्निंग कराना, बिल्कुल सही चीजें लिखी गई है, उनको एक्साइट कर देना किसी चीज के लिए, तो वो बच्चे जो होंगे बहुत आसानी से चीजों को सीख लेंगे। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई, यानी कि स्कूल टूर पे ले गई कोई साइंस सेंटर दिखाने के लिए क्लास 4 के स्टूडेंट को। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी कि सही नहीं है, इररिलेवेंट है, यही बताना है आपको, सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में पूछना, बिल्कुल सही लिखा गया है कि बच्चे जो होते हैं अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ गया है तो वहां पर वो पूछ सकते हैं, तो ये तो चीज सही लिखी गई है। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारा। अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, ये भी बिल्कुल गलत लिखी गई है। अगर आप शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक नोट पैड की जरूरत है, एक पेन की जरूरत है, और कुछ भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इररिलेवेंट पूछा था तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बिना पूछे सूचित किए कहीं ना जाना। ठीक है, यानी कि टीचर को कहीं पर भी आप बिना बताए ना जाएं, ये भी सही बात है। फोर्थ ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, मैंने अभी आपको बताया तो यही आपका सही होगा, लेकिन जो इसमें इररिलेवेंट पूछा था तो इररिलेवेंट यही होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75 कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी स्टेज पर अच्छी ईवीएस पाठ चर्चा में होना चाहिए, जो अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहिए, वो क्या है। ऑप्शन पढ़ता हूं कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न पत्र सम्मिलित करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बच्चों को बहुत ज्यादा पाठ्य पुस्तक करा देने से, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा देने से बच्चे नहीं सीख पाएंगे जब तक उनको इन्वायरमेंट नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना, देखिए कितना प्यारा पॉइंट यहां पर लिखा गया है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को जब आप ईवीएस पढ़ा रहे हो और उनके आसपास की चीजों को दिखाओगे तभी वो बच्चे सीख पाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके और बेल आइकन उसी सब्सक्राइब बटन के बगल में होगा उसको ऑन कर दीजिए। ठीक है, 76 है आपके सामने कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होती है उनको ईवीएस में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पोएम और स्टोरी की नीड क्यों पड़ी, ये पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, बिल्कुल गलत बात लिखी गई है। बच्चों के अंदर जो भी वो भी प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए जो लिटरेसी स्किल है उसको नीड नहीं है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, यानी कि बच्चों को फन के साथ पढ़ाना, फन के साथ लर्निंग कराना, वो कहते हैं ना कि लर्निंग विद फन, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ लेता हूं कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नीड उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत चीज लिखी गई, क्योंकि प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं उनको फंडामेंटल की नीड नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एकरसता में परिवर्तन। ठीक है, उनके डेली रूटीन में ईवीएस का कोई काम नहीं है, तो चौथा भी गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 77, चार भावी शिक्षक यानी कि जो पर्सपेक्टिव टीचर्स हैं उनकी बात की जा रही है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया है। ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन पढ़ता हूं, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग, उनकी व्याख्या। हमेशा कहीं पर भी अगर चार्ट का अगर आपको जिक्र हो तो वो आप गलत कर देना बिल्कुल तरीके से, ठीक है, क्योंकि बच्चों को चार्ट से समझ नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, बी ऑप्शन पढ़ता हूं कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। ये भी गलत है, पाठ्य पुस्तक से हम यात्रा की विधियों को नहीं बता सकते। ठीक, सी ऑप्शन पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। हमेशा चार्ट और चित्र का कहीं पर भी जिक्र आए, आप ऑप्शन हमेशा गलत करके ही आना, वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन पढ़ता हूं कि विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लिखा गया है। बच्चा अगर कहीं से आया है, किसी शैक्षणिक भ्रमण से आया है या फिर कोई चीज ऐसी चीज देख करके आया है, तो उससे कहना आप अपने अनुभव के बारे में बताइए, आपने वहां पर क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। ये चीज होती है बच्चों से पूछने लायक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, और कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए। बुक में आपकी कक्षा 5 की ईवीएस की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और चर्चा करिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। वो कथन क्या है, यानी कि वो जो असेसमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ता हूं कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। ठीक है, यानी कि सेंसिटाइजेशन बताना बच्चों को बारे में कि तेल किस तरीके से सेंसिटिव है। ये बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है, ऐसा कोई नीड नहीं है। ठीक, सेकंड ऑप्शन है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। डीजल और पेट्रोल की कमी हो जाने के कारण, एक हफ्ते तक ना आ जाने के कारण उनको ये मूल्यांकन की कोई जरूरत नहीं, उनको स्रोत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आते कहां से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ रहा हूं, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही चीज लिखी गई है, उनको ये सोचने मजबूर करना कि आप देख सकते हो कि एक हफ्ते तक अगर पेट्रोल डीजल हमारे पास नहीं आया तो हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो हमें अपनी जो निजी वाहन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही बसें हैं उनका यूज करना चाहिए, यानी कि सार्वजनिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, और चैनल पे नए आ रहे हो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दो। ठीक है, 79 है आपके सामने कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्लासरूम में अगर क्वेश्चनिंग हो रही है टीचर के द्वारा स्टूडेंट से, तो अच्छी टेक्निक कौन सी है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो पहला ऑप्शन था ये विद्यार्थियों का, तो पहला ऑप्शन आपके सामने कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है। अगर कोई भी टीचर क्लास में बच्चे से क्वेश्चनिंग कर रहा है, कुछ प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उसको कुछ सिखाने के लिए, उसको कुछ बताने के लिए। ठीक है, अब उसका ध्यान आकर्षित करने का जैसा कोई कॉन्सेप्ट क्लासरूम में नहीं होता है, तो पहला तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी जो है उत्पन्न करना, यही जो है एक शिक्षक का जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो सेकंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हम और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो प्रमोशन करना प्रैक्टिकल स्किल के लिए, क्लास में ऐसा कोई नीड नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रैक्टिकल का कोई जरूरत नहीं है, तो तीसरा भी हमारा गलत हो गया। चौथा पढ़ते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, ऐसा कोई नहीं, क्वेश्चनिंग और अनुशासन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 80 कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज है ईवीएस की टीचिंग के लिए, सबसे मेन फैक्टर क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ का अध्ययन करना।
ठीक है, बिल्कुल चीज गलत लिखी गई है। ऐसा कोई नीड नहीं पड़ता है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, उसको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की नीड नहीं है। सेकंड है कि अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऐसा कोई नहीं, अगले क्लास के लिए तैयार करना अभी से कोई जरूरत नहीं है ईवीएस वो भी। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंध कराने में सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के जो है आसपास के एरिया से उस बच्चे को रिलेट करके ईवीएस को पढ़ाना ही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे अच्छी लर्निंग होती है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 81 कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के लिए बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यहां पर नहीं का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपके सामने वृक्षों पर नारा लेखन यानी कि स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, ये हो सकता है, बिल्कुल सही चीज लिखी गई है, ये हाँ है। सेकंड है कि प्रत्येक छात्र को एक एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही बात है। तीसरा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, ये चीज गलत लिखी गई है, ये नहीं में उपयुक्त नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी दिखा देने से बच्चों को यो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, उनको लट्ठ जो दिखा देने से क्या मतलब होगा, उनको बच्चों है उनको गट्ठल दिखा देने से, ठीक है। उनको ये बताना जरूरी है कि बच्चे जो है पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ काटने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें उनको बताना चाहिए। और ये पहला दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही चीज लिखी गई है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ता हूं कि वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, ये भी सही बात है। बच्चों से कहना कि अलग अलग तरीकों के वृक्षों के पोस्टर बनाइए, जिससे बच्चों के अंदर एक अलग तरीके से लर्निंग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो सी ऑप्शन जो आपको लिखा गया है जो है कि बच्चों को लकड़ी के जो है लट्ठों को दिखाना, ये चीज गलत लिखी गई है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल के संरक्षित करने के व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले, यानी कि एक होता है ना स्कूल में कोई एक्टिंग करना, उसका जो है कॉन्सेप्ट किया, उसका आयोजन किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका टारगेट क्या है इस चीज को सिखाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूं कि इंप्रूविंग सोशल स्किल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, ये चीज गलत लिखी गई है। बच्चों का अगर हम कोई एक्टिंग करा रहे हैं तो उसको सामाजिक सुधार के लिए नहीं, जबकि उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कराई जाती है। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। सेकंड पढ़ते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में एकरसता को जोड़ना, यानी कि मोनोटोनी को जोड़ना प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, ये भी गलत लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन पढ़ता हूं, लिखा गया है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये चीज बिल्कुल सही लिखी गई है। बच्चों का एक्टिव होना हर भी चीज में, अगर वो कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी भाग में, तो वो एक्टिव रहें, उनको अच्छे तरीके से सिखाने के लिए एक्टिविटेशन पार्ट को जो है ऑर्गेनाइज करना, यही सही होगा। तो सी ऑप्शन यानी कि थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 83 कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूं, शिक्षार्थी को यानी कि जो स्टूडेंट को पर्यावरण के संकल्पवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। देखिए पहला ऑप्शन ही हमको मिल गया, यही इसका मुख्य उद्देश्य होगा, बच्चों को समझाना, उनको संकल्पना देना कि भाई जो इन्वायरमेंट है आपका आपके लिए है, उसको सिखाने के लिए है कि आप कैसे उसके साथ जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यानी कि पहला इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया, तो हमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, ठीक है। ये बताना है आपको, अधिक अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग कंसेप्ट किसमें ज्यादा होगा ईवीएस के लिए, वो चीज यहां पर आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शन है संबंधित मामलों यानी कि समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। 84 बिल्कुल गलत चीज लिखी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वीडियो फिल्म आप दिखा दोगे तो वो सीख जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन है कि संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, भाषण की उनको कोई जरूरत नहीं सीखने के लिए। थर्ड ऑप्शन है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता को जो है अगर उनको प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता किया जाएगा तो भी बच्चे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता में वो रटने का काम करेंगे कि मैं जल्दी से कोई जवाब दे पाऊं, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन को दिख रहा है आस्किंग द स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट, मैंने आपको हमेशा बताया है ग्रुप प्रोजेक्ट का कहीं पे भी कॉन्सेप्ट आया हमेशा वो चीज सही होती है, क्योंकि ग्रुप में ही बच्चे जो है ज्यादातर सीखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85 और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ते पढ़ते मैं बहुत थक गया था,
तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन, एक जो है डिश है जिसका बोलते हैं लिंग हू फेन, ये खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन है आपके असम, हांगकांग, ओडिशा या फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका हांगकांग। ठीक है, जो हांगकांग है वहां पर ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है खाना है, कौन सा? लिंग हू फेन। और मैं बता दूं ये खाना जो है हर वहां पे होटल में मिलता है और वहां का लगभग हर एक आदमी इस खाने को खाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने पहले ही अपने सीरीज में इस क्वेश्चन को करा रखा है। तो ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रोसेस मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं। ठीक है, तो 86 जो है मैं पढ़ता हूं इसका। देखिए सेकंड ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी नजर सबसे पहले सेकंड ऑप्शन पे गई। तो सेकंड ऑप्शन लिखा गया है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए आपको पता होगा ये बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है। जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ना कि 8 बिंदुओं पर। तो जिसमें दूसरा ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा किसमें होगा। देखिए ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसमें दूसरा दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन में भी दूसरा दिया गया है, यानी कि दूसरा और चौथा तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम और ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात लिखी गई है। जो ब्रेल होता है हल्का सा मोटा होता है और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसको पढ़ने का काम करते हैं, ये सही चीज लिखी गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया। थर्ड ऑप्शन हम पढ़ते हैं, लिखा गया है कि बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। सही चीज लिखी गई है क्योंकि इस तरह से बनाई जाती है कि बच्चा जो है, जो ब्लाइंड पर्सन है, जो अंधा व्यक्ति है, वो उसको छू करके पढ़ चुके। ठीक है, तो जब नुकीली चीजें होंगी, नुकीली जिसे हम बनाएंगे तो अच्छे तरीके से बनेंगी। तो तीसरा भी हमारा सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन है किसी इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ये भी सही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि हाथ लगाकर पढ़ते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 86 का जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको कैसे जो है एलिमिनेट कर दिया। 2 ऑप्शन मैंने पहले एलिमिनेट कर दिए थे। अगर मुझे तुक्का भी मारना होता तो मैं किसी दो में मेरे पास अब कंफ्यूजन होता कि मुझे या फिर पहला मुझे लगाना है या फिर तीसरा लगाना है। ठीक है, तो ऐसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी करना है। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने पढ़ रहा हूं और इसको मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है उसको मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही लिखा गया है क्योंकि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे गाय हो गई और गाय हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे जानवर हैं जिनके कान पे बाल होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं और ये क्या करते हैं? बच्चे देने का काम करते हैं। तो ए ऑप्शन तो आपका सही हो गया। ठीक है, अब हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जिसमें ए नहीं है उसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरे में ए नहीं है, इसको तो हम मिटा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचा है, या तो पहला सही होगा या फिर चौथा सही होगा। अब हम बी ऑप्शन को पढ़ते हैं, जिन जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं। बिल्कुल सही चीज लिखी गई है। जैसे आपके सामने मैं कह दूं कि सांप कह दूं, ठीक है, तो वो क्या है? अंडे देने का काम करते हैं और उनके पास बाल नहीं होते। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए और बी। अब जिसमें बी नहीं है उसको मैं मिटा दूं। देखिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इसको मैं मिटा दूं क्योंकि इसमें भी क्या है? बी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बता, जो ए और बी था वो हमारा फोर्थ ऑप्शन था। तो पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपका टाइम भी बहुत बचेगा और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 और ये मधुमक्खी का क्वेश्चन आ गया है। हर सीरीज में मैंने लगभग ये मधुमक्खी वाला क्वेश्चन कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सीरीज में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूं कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप ही देंगे क्योंकि मैंने हर सीरीज में इसको बता रखा है। ये तो गलत बात लिखी गई है और आपको बताना है कि इसका जो है शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। ठीक है, आपको पता है, कॉमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, तब तक मैं
पढ़ता हूं बी ऑप्शन को कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी गई है, जो लीची के फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं, उस पर ज्यादा वो मंडराती हैं। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है कि मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पन्न जो शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही चीज लिखी गई है। जो मधुमक्खी पालन काम करते हैं वो छोटा छोटा ऐसा बक्सा रखे रहते हैं जिसमें वो शहद निकाल करके और उसमें रखते हैं, जिससे मधुमक्खियां उसमें जो है निकल नहीं पाती और वो आराम से शहद जो है वो बचा हुआ रह जाता है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है कि मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खियों को लुभाने के लिए, उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए चीनी से जो है घोल बनाया जाता है जिससे वो खा पी सकें। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसमें है? तो ये हमारा है थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90 और मैंने क्वेश्चन नंबर 89 को स्किप कर दिया क्योंकि एक न्यूमेरिकल पोर्शन था और बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में, और वैसे मैंने आज आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो मैं और टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ता हूं कि नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। यहां पर पूछ रहा है कोई थर्ड पर्सन अगर आपका जो है टिकट पा जाता है, आरक्षित रेल टिकट, तो वहां से वो क्या क्या जानकारी आपके बारे में पता कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूं, यहां पर खुद की बात नहीं की जा रही है, यहां बात की जा रही है कोई थर्ड पर्सन अगर पा जाता है आपका टिकट तो वो कौन कौन सी जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है। चलिए पढ़ता हूं कि टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बिल्कुल सही बात है। ये चीज वो पता कर सकता है कि आपने जो है टिकट कब बुक कराया और आपको जाना कहां है और कब आपको जर्नी अपनी स्टार्ट करनी, ये पता कर सकता है। बी ऑप्शन पढ़ता हूं कि डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, ये पता कर सकता है कि भाई किस डिब्बे में ये आदमी बैठेगा, ये चीज पता कर सकता है। बर्थ का नंबर यानी कौन से सीट पर बैठेगा ये भी पता कर सकता है, और किराया कितना लगा ये भी पता कर लेगा। तो बी भी सही हो गया। सी ऑप्शन है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। बिल्कुल नहीं, ये नहीं पता कर सकता कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि जो रेलवे का टिकट होता है अब उसमें यात्री का जो है नाम नहीं लिखा होता। ठीक है। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम, ये भी सही बात लिखी गई है। ठीक है। ई ऑप्शन है कि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ये भी लिखा होता है कि भाई अंतिम स्टेशन पर आप कहां पर जाओगे और ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, ये भी लिखा होता है। तो ए, बी, डी और ई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि तीसरा इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। ये हमने पूरी 90 क्वेश्चन की आज सीरीज कर ली। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई बट मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की ताकि अगर इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कभी भी आप गलत नहीं कर सको। ठीक है। आई होप कि पसंद आई होगी वीडियो। तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को अगर आप नहीं अभी तक लाइक किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और जब वीडियो अभी एंड हो जाएगी तो 5 मिनट बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट सीरीज आपको कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए, सीटेट की चाहिए या फिर एसएससी, रेलवे, जिस भी चीज की चाहिए आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।